हाँ जी, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया एक सेक्शन सैलरी का, और सैलरी पे टीडीएस 192 में कटता है। सर एक बात बताओ, यहां पेयर कौन होता है? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी चलेगा। टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? स्लैब रेट से कटेगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस कब काटना है? सिर्फ एट द टाइम ऑफ द पेमेंट काटना है। अगर मान लो एसएससी अगर कुछ नहीं दे रखा है करके, ठीक है, तो भाई साहब 115 बीएससी की स्लैब रेट से काटना है। लेकिन एसएससी ने अगर डिक्लेरेशन दिया है तो भैया आपको जो टीडीएस है वो अब नॉर्मल रेट से काटना है, अदरवाइज है वो 115 बीएससी से काटना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना। मैं जो लाइन बोलने वाला हूं इस लाइन पे ध्यान देना। मैं जो लाइन बोलने वाला हूं इस लाइन पे ध्यान देना, जो मैं बोलने वाला हूं। अगर मान लो आपका टीडीएस 115 बीएससी से कटा, आपका टीडीएस 115 बीएससी से कटा, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल करते टाइम आपको लगा कि नहीं यार 115 बीएससी तो नहीं लेना चाहिए, ऑप्ट आउट कर देते हैं, तो क्या रिटर्न फाइल करते टाइम आप चेंज कर सकते हो या नहीं? या आपका टीडीएस नॉर्मल रेट से कटा एंड रिटर्न फाइल करते टाइम आपको 115 बीएससी लेना है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज ऐसा कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका टीडीएस मान लो 115 बीएससी के हिसाब से डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से कटा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करते टाइम आपको यह लगता है कि नहीं यार अपने को तो दूसरा लेना चाहिए, तो क्या आप ऐसा ले सकते हैं? आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो वैसा वर्षा आप कर सकते हैं। मतलब आपने टीडीएस आपका कटा है वो 115 बीएससी के हिसाब से कटा है, रिटर्न फाइल करते टाइम आपको लगता है कि नहीं नहीं हमको तो नॉर्मल ऑप्ट आउट करना चाहिए 115 बीएससी, तो ऑप्ट आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आपने यहां पे नॉर्मल रेट से कटा है और रिटर्न फाइल करते टाइम आपको 115 बीएससी लेना है, तो आप वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी मना ही नहीं है। ये सिर्फ टीडीएस के लिए है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको यहां पे ये बताया कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो टैक्स है वो अगर एम्प्लॉयर भर रहा है तो वो सैलरी में एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और बेटा पीजीबीपी में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो A1 से ज्यादा एम्प्लॉयर वाला आपका पॉइंट हो चुका है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 192A करके, और 192A क्या बोलती है बताए? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है ज्यादा याद तो रहेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा करके, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता है हमने पीएफ पढ़ा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। एक तो था एसपीएफ, एक था तुम्हारा आरपीएफ, और एक था तुम्हारा यूआरपीएफ, पता है। और उसमें हमने ये बोला था कि देखो डालते टाइम क्या होगा और निकालते टाइम क्या होगा। मिस पीएफ में जब पैसा डालोगे तो क्या होगा और निकालोगे तब क्या होगा। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा छोटू छोटू वाला अगर याद रहे, नहीं याद रहे तो मैं आपको फोटो बता देता हूं। अबू मैं फोटो बताता हूं तुमको करके, ठीक है। मैं अभी तुमको फोटो बताता हूं। एक बात बताओ, अगर आपको याद रहे, नहीं याद रहे तो अभी मैं आपको फोटो बताता हूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड में डालोगे तो क्या होगा और प्रोविडेंट फंड से निकालोगे तो क्या होगा करके, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड में डालोगे तो क्या होगा, प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालोगे तो क्या होगा। तो देखो एसपीएफ में तो क्या था कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है, और लमसम पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये तो एग्जेम्प्ट है। अब एक और चीज समझना, दूसरा क्या है, आरपीएफ में क्या होता है कि आरपीएफ में पैसा डालोगे तो भैया ये इग्नोर करो, ये एग्जेम्प्ट है 12% ऑफ सैलरी तक, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, पैसा निकालोगे तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस जब पैसा निकालोगे तो एग्जेम्प्ट है, उसमें एक कंडीशन थी, पता है कि आपका 5 साल का सर्विस होना चाहिए। 5 साल का अगर आपने सर्विस नहीं दिया तो उस पर्टिकुलर केस में पैसा निकालोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड बेटा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या था पता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब डालोगे तो एग्जेम्प्ट है, डालोगे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब आप पैसा निकालोगे तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। अब एक चीज समझना, जब आप निकालोगे तो टैक्सेबल कैसे होगा। तो देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करते थे, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे आपको पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो अब एक चीज समझना, यहां पे अगर आपको पैसा मिल रहा है ईपीएफ पे और अगर वो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है। देखो अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। जब वो टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना है, अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। तो लॉ मेकर्स यहां पे क्या बोलते हैं, ये सेक्शन है 192A करके, और 192A क्या बोलती है कि अगर आपका कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस है पीएफ का, पीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, पेयर कोई भी पर्सन पे कर रहा है, नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर पीएफ मैनेज कर रहा है तो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा।
अगर पीएफ के लिए अलग से कोई फंड बना रखा है, अलग से ट्रस्ट बना रखा है, तो वो ट्रस्ट पे करेगा तो वो टीडीएस काटेगा। पेई कौन होगा? एम्प्लॉई, दैट इज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो सकता है, और टीडीएस का रेट रहेगा 10%। यहां 10% की रेट से टीडीएस काटना है, एंड गाइस टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एंड गाइस यहां टीडीएस नहीं कटेगा अगर जो पैसा दिया जा रहा है ना वो लेस देन 50,000 है। अगर 50,000 से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। मतलब 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा पड़ा था और वो पीएफ का बैलेंस, उसका अकाउंट बंद हो गया, उसने अकाउंट बंद करके पैसा निकाल दिया, और अगर वो टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। और एक चीज ध्यान रखना, 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस, 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। क्या सर एग्जैक्टली 50,000 है तो भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, बिकॉज यहां पे क्या लिखा हुआ है पता है? अगर लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, तो लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेस देन लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट 50,000 या 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस कट जाएगा। सो दिस इज द वन स्मॉल सेक्शन 192A करके। तो 192A जो है वो क्या है? ये पूरा साल का मिला के 50,000 है, 50,000 पर एनम, पूरे साल का मिला के अगर पेमेंट किया, वो अगर लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस 10% की रेट से काटना है। तो देखो ईपीएफ का पैसा 192A को याद रखोगे, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और अगर एम्प्लॉय के हाथ में कुछ पैसा मिल रहा है ईपीएफ से, जब निकाल रहा है वो तब, और टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना है। पेयर एनी पर्सन, पेई इज अ एम्प्लॉय, रेट रहेगा 10%, लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, एंड गाइस टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। चलो डन। अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ इधर देखो बेटा, नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सेक्शन नंबर 193। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए एक सेक्शन है 193, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर, बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 193 सेक्शन, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब एक चीज समझना, इसमें ये जो सेक्शन है वो क्या बोलती है कि सर पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। आप बुक्स बंद कर दीजिए, बुक्स में ध्यान मत दीजिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट। सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट का मतलब होता है, सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मींस, जैसे सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट का मतलब होता है, सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मींस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह पे इंटरेस्ट। पेयर कौन? लॉ मेकर्स बोलते हैं इस सेक्शन में पेयर इज अ एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन किसी को अगर सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देगा तो वो ब्याज पे टीडीएस काटना है, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे टीडीएस। अब एक चीज समझना, पेई कौन? तो गाइस ये सेक्शन बोलती है पेई है वो रेजिडेंट पर्सन। अगर आपने किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट दिया ना तो टीडीएस काटना है। टीडीएस की रेट क्या रहेगी गाइस? रेट रहेगी 10%। 10% की रेट से टीडीएस काटना है। जितना ब्याज दोगे, जितना इंटरेस्ट दोगे, उस पर 10% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस कुछ कंडीशंस है, और कंडीशंस क्या है? कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी तरफ ध्यान देना। देखो वापस से, पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट इज 10%, बट कुछ केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। कहां पे नहीं कटेगा? सबसे पहला गाइस, अगर यहां पे नो टीडीएस, सबसे पहला अगर कोई भी तुम्हारी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में से एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी ने क्या किए, अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट है वो किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को दे रही है। पब्लिक कंपनी है, वो अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है।
किसको दे रही है? इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रही है। एंड गाइज जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, वो इंटरेस्ट अप टू 5000 ही है, पूरे साल में मिला के 5000 पर एनम से ज्यादा नहीं है, मतलब पूरे साल में मिला के। और जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अगर 5000 रुपया ही है, 5000 पर एनम है, एंड वो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट अगर अकाउंट पेई चेक से दिया जा रहा है, अकाउंट पेई चेक से दिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो देखिए, समझने की कोशिश करना। पेयर कौन है? एनी पर्सन। पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 10%। अब समझना, टीडीएस नहीं काटना कब? पहला, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जैसे अदानी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, अदानी ने कोई डिबेंचर इशू किए और वो इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में है, और इंडिविजुअल एचयूएफ को सिर्फ पूरे साल का मिला के अप टू 5000 ही इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो बेटा इसका टीडीएस नहीं काटना। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसने इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट दिया और वो सिर्फ 5000 पर एनम तक ही है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं काटना। तो वापस बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी है, उसने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है इंडिविजुअल एचयूएफ को अप टू 5000 पर एनम है, अकाउंट पे ही चेक से दिया है, तो टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, दूसरा, अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट टू, या तो एलआईसी को दिया जा रहा है इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे, या फिर जीआईसी को दिया जा रहा है, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, तो बाबू उसका टीडीएस नहीं काटना। ये क्या होता है? एलआईसी। एलआईसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी का मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। एक बात बताऊं, जैसे एलआईसी के पास बहुत पैसा है, पता है आपको, आपने सुना होगा एलआईसी के पास अपार संपत्ति है, बहुत पैसा है एलआईसी के पास में। तो एलआईसी के पास में जब बहुत पैसा है तो एलआईसी वो पैसा बॉन्ड्स में लगाता होगा। तो एलआईसी ने मान लो रिलायंस के बॉन्ड खरीद लिए, मान लो अदानी के बॉन्ड्स खरीद लिए, मान लो किसी और कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो बेटा उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। मींस अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है टू, या तो एलआईसी को, जीआईसी को, या किसी इंश्योरेंस कंपनी को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। एंड गाइस, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी, आपको पता है 54 ईसी में अपन ने कुछ बॉन्ड्स पढ़े थे, एनएचआई आरईसीएल, लेकिन एनएचआई आरईसीएल तो ठीक है, उसके बाद दो बॉन्ड और पढ़े थे, पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गाइस, जो पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है ना, उनके बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे देयर इज नो टीडीएस, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि गाइस, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो नो टीडीएस, कहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है? तो देखो, सबसे पहले सेक्शन का नंबर याद करो, 193 है। 193 क्या बोलता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है। अब एक बात बताओ, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, उस पर टीडीएस कटेगा, लेकिन गाइस इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां टीडीएस नहीं कटेगा। कहां पे नहीं कटेगा? एक तो तुम्हारा पब्लिक कंपनी ने किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया और वो इंटरेस्ट अप टू 5000 ही है पूरे साल का मिला के, तो नहीं कटेगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट एलआईसी को दिया गया, जीआईसी को दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया, तो बेटा उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तीसरा, जो 54 ईसी में जो पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है, जो पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड चौथा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी है, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन गाइस उसमें एक्सेप्शनल है, और एक्सेप्शनल 3 केसेस है, समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या बोलता है पता है? अगर आरबीआई आजकल कुछ बॉन्ड इशू करती है, कौन से वाले बॉन्ड समझना, आरबीआई ने अगर बॉन्ड्स इशू किए हैं, कौन से वाले? या तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाले,
या फिर एक होते थे 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाले। या गाइज एक और बॉन्ड इशू करती है आरबीआई आजकल, फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2020 वाले। ये 3 सिक्योरिटी ऐसी है और इस पे इंटरेस्ट अगर किसी को 10,000 से ज्यादा दिया पूरे साल में मिला के, तो बेटा इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, तो देखो ये सेक्शन क्या बोलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस, पेयर एनी पर्सन, पेई इज रेजिडेंट पर्सन, रेट क्या रहेगा 10% का रहेगा। अब देखो टीडीएस जो है वो कहां नहीं काटना है, पहला पॉइंट, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी ने इंडिविजुअल एचयूएफ को डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया और वो अप टू 5,000 है, तो टीडीएस नहीं काटना। अगर एलआईसी जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना। अगर पीएफसीएल आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, बट इसके 3 एक्सेप्शन है। एक तो अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स आरबीआई वाला है, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स आरबीआई वाला, या फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। एक बात बताओ, ये 8% वाला तो अभी रहा भी नहीं, ये तो खत्म हो गया, इसका तो पैसा भी मिल गया लोगों को, लेकिन ये 7.75% एंड गाइस फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है और इस पे पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस पे आपका टीडीएस काटना पड़ेगा। डन। चलिए एक काम करो, 193 को एक बार ओवरव्यू कर लो, 193 को एक बार आप ओवरव्यू कर लो। वन 193 को एक बार आप ओवरव्यू कर लो। चलो डन। उसके बाद एक 194 छोटी सी सेक्शन है। 194 क्या बोलती है पता है? डिविडेंड। डिविडेंड तो आप कितना पढ़ते हो कंपनीज लॉ में यार। 193 के बाद एक सेक्शन है 194 करके, एंड गाइस ये 194 वाली जो सेक्शन है ना, दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड। अब डिविडेंड पे टीडीएस कटेगा या नहीं? आपको पता है डिविडेंड जो आपको डोमेस्टिक कंपनी देती है, तो अगर डिविडेंड दिया तो डिविडेंड आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो यहां पे डिविडेंड पे टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेयर कौन होगा? डोमेस्टिक कंपनी बेसिकली पे करेगी। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। और डिविडेंड पे टीडीएस की रेट है 10% और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। एंड गाइस एक चीज बताऊं, टीडीएस नहीं काटना अगर कोई इंडिविजुअल को डिविडेंड मिल रहा है पूरे साल का 5,000। अगर पूरे साल का 5,000 जो है पूरे साल का मिला के, इफ इट इज ओनली अप टू 5,000 ना, और अगर आप इंडिविजुअल हो और वो अगर एनी मोड अदर देन कैश मिला है, तो बेटा आप पे उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे एक बात बताऊं, आपने अगर कभी एक आधा शेयर खरीदा होगा और वो शेयर पे आपको कोई डिविडेंड मिला 2 रुपया या 5 रुपया, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो 5,000 तक का आपका डिविडेंड है पूरे साल का मिला के, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज ध्यान रखना गाइस कि अगर मान लो अगर यहां पे एलआईसी को डिविडेंड दिया, जीआईसी को डिविडेंड दिया, या किसी इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड दिया, तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एलआईसी, आपको पता है अभी एलआईसी ने बहुत सारे हुंडई के शेयर खरीदे। एलआईसी ने पता है आईटीसी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रखा है। एलआईसी जो है वो एलआईसी ने क्या किया है, एलआईसी जो है वो एलआईसी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में रखा है? एलआईसी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रखा है आईटीसी। आईटीसी जो सिगरेट बनाती है ना, उस वाली कंपनी में। अब उससे डिविडेंड मिलता है एलआईसी को, तो एलआईसी का टीडीएस नहीं काटना। तो देखिए आ जाइए सब लोग 194 पे और देखिए 194 में क्या बोला हुआ है। यहां टीडीएस कटेगा डिविडेंड पे। पेयर कौन है? डोमेस्टिक कंपनी। पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 10%। अब एक चीज समझना, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर किसी इंडिविजुअल को दिया तो उस पर टीडीएस नहीं काटना अगर कैश में डिविडेंड नहीं है, एंड गाइस अप टू 5,000 रुपीज तक की डिविडेंड है, तो टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद यहां डीम डिविडेंड के केस में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। डीम डिविडेंड के केस में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको पता है मैंने अदर सोर्सेज में एक डीम डिविडेंड कंसेप्ट पढ़ाया था। एक बात बताओ, यहां पे
डीम डिविडेंड, ये कुछ बच्चे जो ऐसे हैं ना वो सिर्फ चैट पे ध्यान देते हैं, उनका बाकी कहीं ध्यान रहता ही नहीं। पढ़ाने में सर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर उनको कोई मतलब नहीं, उनको चैट में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं बताऊं, लास्ट में जाके फिर बोलोगे ये टॉपिक जो है भारी लग रहा है। भारी लगेगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, समझने की कोशिश नहीं करोगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेट्स है, बहुत सारी लिमिट्स है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, डीम डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है डीम डिविडेंड मैंने पढ़ाया था, जिसमें वो डीम डिविडेंड था ना, जिसमें बहुत बार कंपनी क्या करती थी, डिविडेंड की जगह कोई असेट बांट देती थी, डिविडेंड की जगह कोई डिबेंचर दे देती थी, दैट वाज कॉल्ड डीम डिविडेंड। आजकल तो अगर आप मान लो किसी को बायबैक करते हो वो भी डीम डिविडेंड में आता है, तो डीम डिविडेंड में भी यहां टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर जो डिविडेंड दे रहे हैं वो एलआईसी को दे रहे हैं, जीआईसी को दे रहे हैं, या किसी एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, तो बेटा टीडीएस नहीं काटना। तो टीडीएस नहीं काटना अगर उनके पास शेयर है एलआईसी वगैरह के पास, और एलआईसी, जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को कोई डिविडेंड देते हैं तो उनका टीडीएस नहीं काटना। दिस इज द सेक्शन 194 करके, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस टॉपिक में सेक्शन नंबर याद रखनी पड़ेगी, आंसर इज यस रखनी पड़ेगी। चलिए कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी मैंने, इधर देखो। सबसे पहले सेक्शन 192, 192A, 193, 194, 4 सेक्शन पढ़ी, राइट। 192, 192A, 193, 194। पहला जो था उसमें टीडीएस सैलरी पे कटता था, दूसरे वाले में ईपीएफ के कटता था, तीसरे वाले में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे कटता था, चौथे वाले में डिविडेंड पे कटता है। डिविडेंड पे सर एक बात बताओ, पेयर कौन था? तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ था मैंने एनी पर्सन, इसमें भी लिखा हुआ था एनी पर्सन, इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, और इसमें लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंपनी। मतलब कौन पे करेगा? सर पेई कौन होना चाहिए? तो मैं बताऊं, इसमें लिखा था एनी पर्सन, मतलब एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, तो एम्प्लॉय लिखा हुआ था, भले वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा। दूसरे वाले में भी सेम वैसे का वैसे। तीसरे वाले में यहां लिखा हुआ है सिर्फ रेजिडेंट पर्सन, और चौथे वाले में भी लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। अब एक बात समझना, टीडीएस की रेट क्या थी? तो सैलरी में टीडीएस कटता था स्लैब रेट से, उसके बाद ईपीएफ के केस में टीडीएस कटता है आपका 10%, इधर भी 10% और इधर भी 10%। तो ये 4 सेक्शन हमने पढ़ी करके, ठीक है। ये जो 4 सेक्शन है वो हमने कंप्लीट किए, 192, 192A, 193 एंड 194 करके ये 4 सेक्शन हमने कंप्लीट की टीडीएस की। चलिए, अरे 194 क्यू पे क्यों पड़ी है? रुक जाना, 194 क्यू आने तो दे, जब आगे आएगी तो समझ में आ जाएगा ना। ये वहीं पे अटकी पड़ी है, 194 क्यू क्या है? अरे 194 क्यू आएगी तो समझ जाएगा ना। मैंने बोला 194 क्यू में वो 20% की जगह आपका मैक्सिमम 5% ही हो सकता है। अब उसी को लेके वो बैठी है पूरे दिन से, उसने 28 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया 194 क्यू क्या है। तो अभी अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, तो आगे आ ही जाएगी ना 194 क्यू। जीआईसी का फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है कि भैया वो उसने पैसा लगाया है उसमें, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल ओनर। चलो, इनका ध्यान कहीं और रहता है जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं। तो चलो आज की लास्ट सेक्शन, ठीक है। चलो, एंड आज की लास्ट सेक्शन गाइस, अब ध्यान देना, बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो, और इधर ध्यान दो। आज की लास्ट सेक्शन, सेक्शन 194A, और 194A is related to the TDS on interest। आप मुझे बोलोगे सर आप 194A पढ़ा रहे हो, 194A TDS on interest, बट इंटरेस्ट वाला तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना अभी। ए गाइस, 193 था TDS on interest, बट वो इंटरेस्ट कौन सा था? सिक्योरिटी वाला। वो इंटरेस्ट था सिक्योरिटी वाला। कौन सा इंटरेस्ट था? सिक्योरिटी वाला। बाकी अगर कोई भी इंटरेस्ट है ना तो उस पर टीडीएस 194A में आएगा। तो 194A इज अ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अदर देन सिक्योरिटी, अदर देन सिक्योरिटी। तो बाकी ब्याज, मतलब कोई भी ब्याज, जैसे आपने किसी से लोन लिया तो लोन का जो इंटरेस्ट दोगे उस पर टीडीएस 194A में आएगा।
अगर मान लो आपने बाकी कोई भी लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट दोगे तो टीडीएस इस सेक्शन में आएगा। अब इधर ध्यान दो गाइस, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज, सर इस सेक्शन में पेयर कौन होगा, इस सेक्शन में पेई कौन होगा, इस सेक्शन में रेट क्या होगी, एंड गाइस कुछ इस सेक्शन की कंडीशंस है जिसमें टीडीएस नहीं कटता, नो टीडीएस। ठीक है, चलो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। हाँ देखो, सबसे पहले पेयर कौन होगा मैं बताऊं। इस सेक्शन में पेयर पहले मैं बोलूंगा एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है पेयर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इधर मेरी वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मेरी वाइफ जो है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ जो है वो क्या करती है पता है, पूरे दिन घर पे बैठी रहती है, पूरे दिन घर पे बैठी रहती है। दिन में 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे तो सोती रहती है। 15 घंटे जो है वो मेरी वाइफ सोती रहती है, कुछ भी काम वाम नहीं करती, पूरे दिन बैठी रहती है। अब क्या हुआ, एक बार मेरी वाइफ ने कुछ लोन लिया था, कुछ मामा से, कोई रिलेटिव थे और उनसे लोन लिया था, और मेरी वाइफ ने लोन लिया था। अब मेरी वाइफ इंटरेस्ट पे कर रही है मामा को। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी वाइफ के लिए टीडीएस काटना पॉसिबल है क्या? क्योंकि एक बात बताओ, टीडीएस काटने के लिए क्या होता है पता है तुमको? अगर आप किसी को कुछ पे कर रहे हो और टीडीएस काटना है तो पहले आपको है ना एक 10 नंबर लेना पड़ता है। जैसा पेन नंबर होता है वैसे का वैसे एक 10 नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंट नंबर। एक 10 नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद टीडीएस काटने के बाद आपको अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना पड़ता है। उसके बाद में आपको टीडीएस के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। एक बात बताओ, ये इतना कंप्लायंस करना पड़ता है तो क्या मेरी वाइफ सब ये कर पाएगी क्या? मेरी वाइफ बेचारी हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करती, पूरे दिन 15 घंटे सोती रहती है। आपको क्या लगता है मेरी वाइफ ने कुछ लोन लिया था किसी से, और लोन लिया था तो उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो क्या मेरी वाइफ के लिए टीडीएस काटना पॉसिबल है? आंसर इज नो, मेरी वाइफ के लिए टीडीएस काटना पॉसिबल नहीं है। तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला पता है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में यह बोला कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे करेगा, टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस यहां लिखा हुआ है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस नहीं काटना, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस फिर ये लोग क्या बोलेंगे पता है, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है और इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई भी बिजनेस करता है, क्या करता है? बिजनेस करता है। एंड गाइस बिजनेस करता है और लास्ट ईयर का टर्नओवर उसके बिजनेस का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ प्रोफेशन करता है और लास्ट ईयर का जो ग्रॉस रिसिट है ना वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर बेटा इंडिविजुअल एचयूएफ है उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो समझने की कोशिश करना। देखो इससे पहले जो 4 सेक्शन पढ़ी ना उसमें क्या था, पेयर, एनी पर्सन, ठीक है। लेकिन गाइस यहां क्या है कि पेयर में एनी पर्सन, लेकिन मेरी वाइफ जो है पता है बीबी सर की वाइफ घर पे पड़ी रहती है, सोती रहती है, दिन में 15 घंटे सोती है। एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है, बोलना मत जाके, मुझे घर में आने नहीं देगी, मेरी हत्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने से पहले बोल मत देना। तो देखो मेरी वाइफ है, वो घर पे बैठी रहती है मान लो, ठीक है, और यहां पे कुछ भी काम नहीं करती, देयर इज नो बिजनेस नो प्रोफेशन, और मेरी वाइफ किसी को अगर इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं काटना है। देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर मान लो मेरी वाइफ बिजनेस कर रही है और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट है वो प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। क्योंकि अब तो मेरी वाइफ कंप्लायंस कर सकती है ना। मान लो मेरी वाइफ बिजनेस वुमेन है और मेरी वाइफ जो है वो बिजनेस वुमेन है और लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, या मेरी वाइफ मान लो प्रोफेशनल है और लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है और मेरी वाइफ ने किसी को इंटरेस्ट दिया, तो टीडीएस काटना पड़ेगा।
एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल सा चीज समझो ना, देखो आपने किसी से लोन लिया और आप मान लो किसी साहूकार वाहूकार से किसी से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको टीडीएस कब काटना है? देखो नॉर्मल केस में यहां लिखा है एनी पर्सन, बट फिर मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन गाइस अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा है, या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन का अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को जब पे करेगा किसी को इंटरेस्ट तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एक बात बताऊं गाइस, मैं आपको ये ऐसा वाला जो पॉइंट है ना, जब मैं बोलूंगा कि यहां मेरी वाइफ, एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लो मेरी वाइफ इज अ हाउस वाइफ, तो मेरी वाइफ को इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। एक बात बताऊं, मेरी जो वाइफ है ना, याद रखना मेरी वाइफ है ना वो हाईजैकर है। क्या है पता है? हाईजैकर। मेरी वाइफ जो है ना वो हाईजैकर है। क्या है? हाईजैकर। और मेरी वाइफ को हाईजैकर है तो ये वाली सेक्शन में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। ये वाली सेक्शन का मतलब 194 एच में, 194 आई में, 194 जे में, 194 ए में, 194 सी में एंड 194 आर में। तो ऐसा समझने का बीबी सर की वाइफ है वो हाईजैकर है, तो उसने बीबी सर को हाईजैक कर लिया, तो वो हाईजैकर है तो उसको टीडीएस इन सेक्शन में नहीं काटना है। तो यहां पे आप एक बात समझो कि यहां पे इंटरेस्ट 194 ए आ गया ना, ए है ना ये 194 ए, तो 194 ए में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना, तो आप क्या बोलोगे? पेयर में क्या बोलोगे? पहले एनी पर्सन। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशन के केस में, तो फिर यहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला? पेयर। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो पेयर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पर्सन इज अ पेयर, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को इंटरेस्ट देता ना टीडीएस नहीं काटना। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात बताओ सर, किसको ब्याज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं तो टीडीएस काटना है? तो मैं एक बात बताऊं, आप अगर ब्याज किसी भी रेजिडेंट पर्सन को दे रहे हो तो टीडीएस काटना है। तो इस सेक्शन में पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन रेट क्या रहेगा मैं बताऊं, इस सेक्शन में भी आपका 10% का रेट है। देखो लास्ट की 3 सेक्शन में 10% था, इस सेक्शन में भी 10% का रेट है। 10% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। सर कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां टीडीएस नहीं कटेगा? समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, अगर मान लो सबसे पहला, अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट दे रहे हो और वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 5000 पर एनम ही है तो टीडीएस नहीं काटना। मींस अगर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो पूरे साल का मिला के सिर्फ 5000 रुपए तक ही है, इतना सा इंटरेस्ट है, तो बेचारे का टीडीएस नहीं काटना। तो अप टू 5000 पर एनम है तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंटरेस्ट अप टू 5000 पर एनम है। लेकिन गाइस एक ध्यान रखना, यहां पे नॉर्मली अगर 5000 तक ही इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं काटना, 5000 से ज्यादा है तो काटना है। एग्जांपल के लिए मान लो हमारी कंपनी बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हमने किसी से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट दिया, पूरे साल का मिला के 4000 दिया तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन हमने 5000 से ज्यादा दे दिया, हमने इंटरेस्ट है वो अगर मान लो 6000 दे दिया तो टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। 6000 दिया तो टीडीएस कटेगा, बट टीडीएस पूरे 6000 पे कटेगा या सिर्फ 1000 पे कटेगा? राइट आंसर इज पूरे 6000 पे कटेगा। अगर हमने इंटरेस्ट दिया और वो इंटरेस्ट मान लो 5000 पर एनम तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 5000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, और 5000 से ऊपर है तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। तो 6000 का इंटरेस्ट दिया तो बाबू पूरे 6000 पे टीडीएस है वो कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस यहां पे, लेकिन गाइस
अगर मान लो कोई भी बैंक इंटरेस्ट देती है, बैंक से आपको इंटरेस्ट तो मिला ही होगा कभी ना कभी। देखो, अगर कोई बैंक इंटरेस्ट देती है या कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट देती है या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देता है, तो ध्यान देना, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, इसके साथ आपका एफडी वेफडी है और वो इंटरेस्ट देते हैं, तो बेटा ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हो जाएगी अप टू 40,000 रुपीज। मीन्स 40,000 पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट दिया ना तो ही टीडीएस कटेगा। अगर आपको किसी बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको ब्याज दिया, आपको ब्याज देते एफडी पे वगैरह, तो बैंक ने आपको ब्याज दिया, कोऑपरेटिव बैंक ने आपको ब्याज दिया, पोस्ट ऑफिस ने आपको ब्याज दिया, तो बेटा टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है। अगर अप टू 40,000 पर एनम है ना, पूरे साल का मिला के अप टू 40,000 पर एनम है, तो बेटा टीडीएस नहीं कटेगा। देयर इज नो टीडीएस, देयर इज नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंटरेस्ट अप टू 40,000 पर एनम है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, किसको? सीनियर सिटीजन को, तो अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, तो ये लिमिट 50,000 की है। मींस अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, पूरे साल का मिला के 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा, अप टू 5,000 है टीडीएस नहीं आएगा। अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट है ना, वो पूरे साल का मिला के अप टू 40,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा अकाउंट होल्डर का। और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है। लेकिन गाइस एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो बेटा सेविंग बैंक पे आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, देयर इज नो टीडीएस। आपका सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना भी इंटरेस्ट हो, कितना भी इंटरेस्ट हो, आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे मान लो 5 लाख का इंटरेस्ट मिल गया, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता। ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूसरा कोई इंटरेस्ट है ना, जैसे आपका मान लो एफडी का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटेंगे, अगर आपका आरडी का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटेंगे। बट बेटा सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो कितना भी हो, उस पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना भी हो, भले 5 लाख का इंटरेस्ट मिल गया तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे देयर इज नो टीडीएस। अदर वाला इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा अगर वो 40,000 से ज्यादा है तो। कितना है? 40,000 से ज्यादा है तो। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा है तो। लेकिन गाइस एक बात बताओ, सर ये 40,000 का जो लिमिट है, ये लिमिट जो है ये पर ब्रांच वाइज है या बैंक वाइज है? ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो। जैसे एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। अब ये बैंक एक ही है, बट मैंने क्या किया, मैंने इसकी 3 ब्रांच में अकाउंट खुलवा दिए। 3 ब्रांच में मेरे अकाउंट है। एक अकाउंट है मुंबई की अंधेरी ब्रांच में, एक अकाउंट है मेरी बेंड्रा ब्रांच में, और एक अकाउंट है मेरा मान लो बोरीवली ब्रांच में। बैंक एक ही है, नाम है आईसीआईसीआई बैंक, 3 अकाउंट है, अंधेरी ब्रांच, बेंड्रा ब्रांच, बोरीवली ब्रांच। अंधेरी ब्रांच ने मुझे इंटरेस्ट दिया, वो 25,000 का दिया। बेंड्रा ब्रांच ने भी इंटरेस्ट दिया, 25,000 का दिया, और बोरीवली ब्रांच ने भी 25,000 का दिया। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक एक ही है, 3 ब्रांचेस से मुझे अलग अलग इंटरेस्ट मिला, 25,000, 25,000, 25,000। देखो, अगर आप 25,000, 25,000, 25,000 देखोगे, अगर सर आप बोल रहे हो कि बैंक आपको इंटरेस्ट देती है और इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, तो सर 40,000 से ज्यादा है तो 40,000 लिमिट एक बैंक ने दिया या ब्रांच ने दिया, कैसे देखी जाएगी? क्या इसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर इज, और तीनों एफडी का इंटरेस्ट है मान लो, क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर इज यस, टीडीएस आएगा।
यहां पे टीडीएस आएगा क्योंकि 25,000, 25,000, 25,000 तीनों का मिला के तो कितना हो गया, 75,000 हो गया ना, और 75,000 मतलब 40,000 से ज्यादा हो गया तो यहां पे टीडीएस आएगा। तो लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी, ब्रांच वाइज नहीं देखी जाएगी। हो सकता है आपकी 4 ब्रांचेस हो, क्या फर्क पड़ता है, 4 ब्रांचेस में अलग अलग आपने अकाउंट खुला दिए, सब जगह से अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है, ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट दिया है वो इंटरेस्ट अगर आपका 40,000 से ज्यादा है तो उसमें आपका टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, लेकिन अगर मान लो 3 अलग अलग बैंक में मैं एफडी करा लेता तो, जैसे मैंने क्या कराया, एक आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराई और उन्होंने मुझे 25,000 का इंटरेस्ट दिया। मैंने फिर क्या कराया, कोटक बैंक में एक एफडी कराई और कोटक ने मुझे 25,000 का इंटरेस्ट दिया। मुझे मान लो एक और बैंक एचडीएफसी बैंक में मैंने एफडी कराई और उन्होंने मुझे 25,000 का इंटरेस्ट दिया। तो क्या अब टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, अब टीडीएस नहीं कटेगा। अब आपका टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टीडीएस तब कटता है जब एक बैंक जो है वो आपको, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, एक बैंक ने आपको 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट आपकी 50,000 हो जाएगी। ये सेक्शन अभी बाकी है, ये सेक्शन कंप्लीट हुई नहीं है अभी तक। सिर्फ मैंने इतना बताया है, पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट इज 10%, टीडीएस कहां कहां नहीं कटेगा। नॉर्मल केस में 5,000 तक का ही इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे बिल्कुल भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ने किसी को इंटरेस्ट दिया और वो अप टू 40,000 पर एनम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब गाइस एक काम करो, आप लोग जो है सबसे पहले तो अभी का अभी आपका जो लेक्चर चालू होने से पहले, आपका लेक्चर चालू होने से पहले एक तो आप क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में ले लीजिए, वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स वाला जो मैंने आपको एग्जांपल देके कराया था ना, वो का वो है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बैंक ने एफडी पे इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके होमवर्क रहेंगे। कौन सा? ये सेम एग्जांपल मैंने ऐसा कराया था वहां पे, ठीक है, ऐसा चार्ट बना के। तो वो वाला नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैंक की हर अलग अलग ब्रांच से मिला इंटरेस्ट तो टीडीएस आएगा नहीं आएगा, और अगर मान लो एक ही बैंक से मिला तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ए गाइस, आज एक काम करोगे, मैं आज आपको 2 घंटे का लेक्चर दूं क्या? शाम को देखोगे आप लोग? आज शाम को देख लो ना, क्योंकि अपना टारगेट है संडे को कंप्लीट करने का इसके लिए। तो अगर आप चाहो तो इसके आगे का लेक्चर जितना मैंने पढ़ाया उसके आगे का, सिर्फ कहीं पे कोई डेट चेंज होगी, बाकी उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। देयर इज नो अमेंडमेंट। जो मैं आपको 2 सेक्शन का लेक्चर दे दूंगा, छोटी छोटी 2 सेक्शन का लेक्चर दे दूंगा, अगर आप बोलो तो सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर शाम को देख लेना ना प्लीज, शाम को देख लेना ना, इतना तो मेरे साथ कोऑपरेट करो ना। हाँ, पीडीएफ मैं आज को भिजवा देता हूं, टीडीएस टीसीएस टॉपिक की पीडीएफ भी ग्रुप में भिजवा देता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, पीडीएफ ग्रुप में भिजवा देता हूं, और अगर मेरे से हुआ तो मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर है वो मैं आपको दे देता हूं। 2 घंटे का लेक्चर है वो मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और मैं एक 2 घंटे का लेक्चर हुआ तो मैं आपको दे देता हूं करके, वो आपको मैं ड्राइव में ही डाल के दे दूंगा। और साथ साथ में टीडीएस टॉपिक की पूरी जो पीडीएफ है आपके पास, जिसके पास बुक नहीं आया वो वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कल कंटिन्यू करते हैं, बाय।